गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कौन सी प्रोसेस होती है अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोलिसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंपेल्ड टू ब्रिंग आउट केमिकल रिएक्शन, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं। आपने देखा हुआ है क्लास 10th में कि अगर हम वाटर ले लें कहीं कंटेनर पे, किसी कंटेनर में, और दो इलेक्ट्रोड्स लगा दें, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, उसको बैटरी से कनेक्ट कर दें। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज़ कनेक्टेड टू द positive electrode and negative terminal of the battery is connected in other electrode known as cathode. Here negative terminal is known as cathode whereas positive terminal is known as anode. बट इससे पहले जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड था और नेगेटिव टर्मिनल एनोड था। इसको इस तरह से समझें, छोटे से डिफरेंस की तरह, कि जहाँ कहीं भी बैटरी बाहर से नहीं लगी होती है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखिए, वो खुद बैटरी था। जो आपका जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने पढ़ा था वो खुद बैटरी था, उसमें कोई बाहर से बैटरी नहीं लगी थी। यहाँ पे आपने वोल्ट मीटर लगाया था। तो जब बाहर से बैटरी ना लगे तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उस केस में पॉजिटिव वाला टर्मिनल कैथोड है और नेगेटिव वाला टर्मिनल एनोड है। लेकिन अगर बाहर से बैटरी लग रही है और बाहर के टर्मिनल्स बैटरी के कनेक्टेड हैं आपके इलेक्ट्रोड से, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होगा और नेगेटिव टर्मिनल कैथोड होगा। ये टर्मिनल्स की बात हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है कौन? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है ये बैटरी। तो इसी वजह से ये बैटरी की वजह से जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस होंगे यहाँ पर आयनाइज होगा। इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस करते वक्त कंटेनर एक ही होता है, यहाँ पे दो चैम्बर्स नहीं होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिया था और रिडक्शन हाफ सेल लिया था, लेकिन यहाँ पर चैम्बर एक ही होता है। सो वंस अगेन जस्ट रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी ब्रिंग आउट केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन अकर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है, केमिकल एनर्जी का जनरेशन हो रहा होता है या केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो ज़रा इसकी प्रोसेस देखें, एक एनिमेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये बैटरी है, इसका स्विच ऑन है। स्विच ऑन होते ही यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपना तैर रहे हैं, घूम रहे हैं। जब ये ऑन हो गया तो आपने देखा कि ये ऑन है, अभी ऑन है, अभी ऑन है, हाँ जी ऑन है, कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, कहीं पे कुछ भी नहीं हो रहा है ऑन से, यानी कि आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज़ टू लो, ये आयनाइज नहीं हो रहा है। लेकिन अब हमने इसको ऑफ कर दिया और थोड़ा सा NaCl इसमें ऐड कर दिया। NaCl ऐड करने के बाद अभी कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा है, खाली NaCl आयनाइज होकर के यहाँ पर घूम रहे हैं। Na+ अलग हो गया, Cl- अलग हो गया। लेकिन जैसे ही हम बैटरी की को ऑन करेंगे तो ये पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस जो हैं वो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे देखिए क्लोराइड जो ये है, क्लोराइड, NaCl का क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, और वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता आकर के यहाँ पे आ जाता है। जो क्लोराइड दिया है इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ पे आ गया, और उसी वक्त जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन को कौन अपने पास लेगा? इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वाला टर्मिनल लेगा। तो पॉजिटिव वाला टर्मिनल कौन है? Na+। तो Na+ जो होगा वो पॉजिटिव वाले टर्मिनल को, यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा और Na+ लेना चाहिए। लेकिन आप ये देख रहे हो कि Na+ की जगह हाइड्रोजन, इस जो आ रहा है इसको हाइड्रोजन ले रहा है, आप देख रहे हैं, और हाइड्रोजन लेकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की तरह गैस यहाँ से लिबरेट हो जा रही है। यानी कि जब तक फिर से सोचिए, वाटर मॉलिक्यूल अलग था, मैं फिर से इस वीडियो को, एनिमेशन को चलाता हूँ, जब तक ये वाटर मॉलिक्यूल अकेले था तब तक ये आयनाइज नहीं हो रहा था, जबकि हमारी की जुड़ी हुई थी। लेकिन ये वैसा ही बिहेव कर रहा था जैसे चाहे की ओपन हो और चाहे की क्लोज हो। लेकिन थोड़ा सा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ NaCl व्हेन एडेड टू दिस सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, इसको ब्राइन सॉल्यूशन अब ये बन गया। तो उस वक्त जैसे ही हमने की ऑन की तो ये जो आयनाइज्ड Na+ और Cl- हैं
ये मूव करने लगे, Cl माइनस मूव करने लगा पॉजिटिव की तरह, Na प्लस मूव करने लगा निगेटिव की तरह। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव टर्मिनल को कौन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब तक वो जो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन था जिसपे चार्ज होता है O2 माइनस, उसको कोई जल्दीबाजी नहीं थी इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन जैसे ही NaCl आपने ब्राइन सॉल्यूशन डाला और NaCl आयनाइज हुआ तो इस पॉजिटिव टर्मिनल के पास ये भी आ गया और ये भी आ गया, और ये अपना ये इसमें कुछ हद तक आयनाइजेशन होने लगी। ये मूवमेंट हुई इस वजह से वाटर मॉलिक्यूल की, क्योंकि क्लोराइड उसमें ऐड हो गया है, तो वो थोड़ा सा उसको सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है आयनाइज होने में वाटर को। होता क्या है कि यहाँ पर क्लोराइड मॉलिक्यूल जो है वो क्लोराइड मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन देता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता होता यहाँ आता है, और यहाँ आने के बाद जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो फिर से एक रेस लग जाती है। वाटर का H+ आयन और इलेक्ट्रोलाइट जो आपने डाला NaCl का Na+, दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं। ये हम पढ़ेंगे अभी कि Na+ ने क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन लिया और H+ ने क्यों इलेक्ट्रॉन लिया। तो H+ यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले करके, ये H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के H+ है, H+ इलेक्ट्रॉन लेकर के H मॉलिक्यूल में बदल गया, और H दूसरा भी H मॉलिक्यूल में बदल गया। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया वो दूसरा भी H मॉलिक्यूल में बदल गया, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में H एटम में बदल गया, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट हो गया। यानी कैथोड पे जो लिबरेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पे आपने देखा कि इस तरफ क्लोराइड ने दिया था तो क्लोराइड के एटम हो गए, क्लोराइड के एटम हो गए, और ये यहाँ से निकल गया। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए, ये क्लोराइड के मॉलिक्यूल तभी लिबरेट होंगे एनोड पर जब इसका कंसंट्रेशन NaCl का बहुत कम होगा। अगर NaCl का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, NaCl का कंसंट्रेशन बहुत कम होगा, तो अगर इसका बहुत ज़्यादा होगा तभी क्लोराइड मॉलिक्यूल्स यहाँ से लिबरेट होंगे एनोड पर। लेकिन अगर क्लोराइड मॉलिक्यूल्स जो NaCl से निकल रहे हैं और NaCl का कंसंट्रेशन इस वाटर में कम होगा, तो ऑक्सीजन विल बी प्रीफरेंशियबली ऑक्सीडाइज इन प्रीफर टू क्लोराइड, और यहाँ O2 माइनस अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ से लिबरेट होगा। इसी प्रोसेस को ओवर पोटेंशियल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि होना तो चाहता है ऑक्सीजन, हो जाता है क्लोराइड ज़्यादा कंसंट्रेशन की वजह से, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तब। लेकिन अगर कम कंसंट्रेशन होगी तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और यहाँ पे ऑक्सीजन। आपके सिलेबस में ये इवॉल्व कौन होगा, ये सिलेबस से हटा दिया गया है फिलहाल इस कोविड सिचुएशन में। लेकिन आप ये समझिए आज के लिए कि यहाँ पर जो कैथोड होता है वहाँ पे पॉजिटिव आयन आता है, और जो एनोड होता है वहाँ पे नेगेटिव आयन आकर के ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो अगर आप इसको देखिए तो एक आपको ये रिएक्शन लिखा हुआ है, मैंने एक यहाँ पे बड़ा क्लियर सी बात है कि कैथोड पर कौन, कैथोड पर आप जरा देखिए कैथोड कौन है, नेगेटिव वाला। नेगेटिव पे सोडियम आयन भी आकर के जम सकता था और H2 भी इवॉल्व हो सकता था। यहाँ पे क्लोरीन गैस भी इवॉल्व हो सकती थी, ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व हो सकती थी। तो फंडा क्या है इसका, कौन पहले इवॉल्व होगा। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, यहाँ पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, तो इसका ये फंडा है कि कैथोड पर जहाँ पर रिडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता तो या तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम मेटल में कन्वर्ट होता, और या तो वाटर का H+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 में कन्वर्ट होता और 2OH माइनस दे देता। यही दोनों रिएक्शन पॉसिबल है कैथोड पर। लेकिन होगा वो जिसका E0 रिडक्शन ज़्यादा होगा। E0 रिडक्शन ऑफ सोडियम इज -2.71, E0 ऑफ रिडक्शन इज ऑफ वाटर इज -0.41 वोल्ट। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने कहा अगर एक से ज़्यादा रिड्यूस होने वाले सब्सटेंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं तो दैट विल बी रिड्यूस्ड प्रेफरेंशियली विच इज हैविंग मोर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो पहले रिड्यूस होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसकी ज़्यादा है, वाटर की ज़्यादा है। तो वाटर की ज़्यादा है इसलिए Na+ नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। उसी तरह से एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्लोराइड भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार था, और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन देने को तैयार था और ऑक्सीजन लिबरेट कराने को तैयार था। होगा कौन, होगा वो जिसकी
E0 ऑफ रिडक्शन कम होगा, यानी एनोड में वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका E0 रिडक्शन कम होगा, और रिडक्शन में वो कैथोड पर वो रिड्यूस होगा जिसका E0 रिडक्शन ज़्यादा होगा। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में लिख लीजिए, कहीं पर कॉपी में लिख लीजिए कि एनोड पर वो ऑक्सीडाइज होगा जिसका E0 रिडक्शन कम होगा। तो E0 रिडक्शन जो क्लोराइड का लिया वो +1.36 था, और E0 रिडक्शन ऑफ वाटर का जो लिया वो आपने कहा E0 रिडक्शन, ये तो सर यहाँ पे -0.41 वोल्ट दी हुई है यहाँ पर, लेकिन ये वाटर की नहीं कहेंगे बल्कि आप कहेंगे कि इसकी है, किसकी, ये जो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। दोनों प्रोसेसेस अलग अलग हैं, दोनों रिएक्शंस अलग अलग हैं। यहाँ पे वाटर रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दोनों की प्रोसेस अलग अलग है, इसलिए E0 रिडक्शंस दोनों के अलग अलग होंगे। तो अब इन दोनों में कौन प्रीफर किया जाएगा, क्यों, कौन रेस में जीतेगा, क्लोराइड जीतेगा या ऑक्सीजन जीतेगा? जिसका कम होगा वैल्यू वो जीतेगा। तो वैल्यू कम है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यानी जिसकी E0 रिडक्शन कम होगी वही लिबरेट होगा, तो यानी ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए। लेकिन पिछले आपने एनिमेशन में देखा था कि लिबरेट वो होता है जिसकी E0 रिडक्शन कम होती है, लेकिन लिबरेट वहाँ पर हुआ क्लोरीन। मैंने उसके पीछे रीज़न बताया कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन, अगर क्लोराइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कर दी जाए, बट इन द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन एज द नंबर ऑफ क्लोराइड इज़ टू हाई एंड एज द E0 रिडक्शन इज़ नॉट टू डिफर फ्रॉम H2O, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से क्लोराइड आयंस आर प्रेफरेंशियली ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन एट एनोड। लेकिन अगर वो क्लोराइड आयन नहीं होता या उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट करता। ये आप फिर से एनिमेशन से देख रहे हो और ये क्लियर है कि क्लोराइड ने यहाँ पे दिया इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता हुआ कैथोड पे आया, उस कैथोड से Na+ भी ले सकता था, H+ भी ले सकता था, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल का H+ लिया और H+ यहाँ से निकल गया, और ये 4OH- आपने देखा था वहाँ बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, और इस तरह से प्रोसेस होगी। तो ये है एक प्रोसेस जो आपको पढ़नी थी, इलेक्ट्रोलिसिस जाननी थी, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप आगे बढ़ोगे तो आगे का जो टॉपिक है वो हमारा है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये फेराडेज ने इलेक्ट्रोलिसिस में भी 2 लॉज दिए थे, वो कौन कौन से लॉ थे? तो फेराडेज का पहला लॉ और फेराडेज का दूसरा लॉ। आपको ये पता है कि जब कभी भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो एक तरह से आप देखते हो कि अगर आप देखते हो कि एनोड और कैथोड है, यहाँ पे एनोड और कैथोड है, इधर एनोड है और इधर कैथोड है, तो एनोड पे भी कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है और कैथोड पे भी डिपॉजिट हो रही है। आपने देखा यहाँ एनोड पे क्लोरीन मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो रहा था, या अगर डिपॉजिट ना भी कहिए आप तो ये कहिए कि हाँ, अगर वो गैस बनने वाला तो डिपॉजिट नहीं होगा, लेकिन अगर कॉपर वगैरह होते तो वो डिपॉजिट हो जाते। अगर यहाँ पे कॉपर +2 होते तो वो डिपॉजिट हो जाते, यहाँ पे इस पर डिपॉजिट हो जाते और वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती। यानी कि देयर अकर्स डिपोजिशन ऑफ मेटल ऑन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। तो जो ये डिपॉजिट होंगे, कितने डिपॉजिट होंगे, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। एक इलेक्ट्रॉन आया और इस Na+1 है, मान लीजिए Na+, मान लीजिए यहाँ पे तो H+ आयन डिपॉजिट हो रहा है। अगर Na+ को डिपॉजिट होना होता तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक ही Na+ होगा, दूसरा आएगा तो दूसरा होगा, तीसरा आएगा तो तीसरा डिपॉजिट होगा। वही फर्स्ट लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि द मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड, जो मास ऑफ सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रोड पे लिबरेट होता है, चाहे वो गैस के फॉर्म में चाहे वो डिपॉजिट होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। So first law, according to first law, the mass of substance liberated at an electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of charge passed through it. तो M is directly proportional to Q, और Q को हम खूब अच्छे से जानते हैं कि Q/T करंट होता है, तो Q = IT हो गया, तो इस Q की जगह हमने IT लगा दिया। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटाने के लिए एक नया कांस्टेंट हम जोड़ देते हैं Z, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उस मेटल का होता है जो डिपॉजिट हो रहा होता है इलेक्ट्रोड पे। इसको कैसे समझाएंगे? तो डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। तो आपने कहा कि आप करंट 1 एम्पियर ले लीजिए, टाइम 1 सेकेंड ले लीजिए, तो ये M और Z आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर आपने करंट 1 एम्पियर ले ली और टाइम 1 सेकेंड ले लिया तो M और Z इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू
द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट इज फ्लोन फॉर 1 सेकेंड। यानी अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए फ्लो कराई जाए तो जो कुछ भी मास किसी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वही उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा। मैं फिर से बोल दूं कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराते वक्त आप 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए उस सॉल्यूशन के थ्रू भेजें तो वॉट एवर मास डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड विल बी नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई कि ये क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को एक तरह से और भी डिफाइन किया जा सकता है कि अगर कभी भी जिसको Z से डिनोट करते हैं तो इक्विवेलेंट मास को कैसे डिफाइन किया था, इक्विवेलेंट जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे डिफाइन किया सकता है वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक और वर्ड इक्विवेलेंट वेट। अगर कोई आपसे पूछे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है तो इक्विवेलेंट वेट किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट बोल रहा हूँ, वो था Z जो था वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट था। ये सब छोड़ दीजिए क्या लिखा हुआ है, बस ये समझिए कि इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं E से डिनोट करूं तो E जो होगा वो होगा मॉलिक्यूलर मास अपॉन N। मॉलिक्यूलर मास किसी सब्सटेंस का, कॉपर का मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास 63.5 है एटॉमिक मास, और उसको N यानी उसकी वैलेंसी +2 से डिवाइड कर दीजिए तो उसका इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, लिख लीजिए इक्विवेलेंट वेट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन N, वेयर N इज वैलेंसी ऑफ दैट मेटल, वैलेंसी ऑफ दैट मेटल, तो वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, वो काम आएगा। और अगर आपको इक्विवेलेंट वेट पता है किसी सब्सटेंस का तो उसको 965000 से डिवाइड कर देंगे तो उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी पता लग जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास अलग चीज़ है। इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट मास निकलता है मॉलिक्यूलर मास को या एटॉमिक मास को आप N से डिवाइड कर दीजिए। ऊपर का फॉर्मूले पे ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट मास निकलता है मॉलिक्यूलर मास को N से डिवाइड कर दीजिएगा या एटॉमिक मास को N से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये हो गई, जो फॉर्मूला इसमें याद करना है वो ये याद करना है, M इज इक्वल टू ZIT। ये आपका यही M इज इक्वल टू ZIT फेराडेज फर्स्ट लॉ को रिप्रेजेंट करता है। यानी M इज इक्वल टू ZIT इज नथिंग बट इट्स अ फेराडेज फर्स्ट लॉ। द अमाउंट ऑफ मास सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोन थ्रू इट। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है, जरा अगर हम बात करें, सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर हम अलग अलग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई जाती है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया तो इसमें सॉल्यूशन होगा और इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो सेकेंड लॉ की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज फ्लोन थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज कब पहुँचाया जा सकता है, जब सेम करंट हो, और सेम करंट पैरेलल में सेम रहती है या सीरीज में, तो सीरीज में करंट सेम रहती है। आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है, और सीरीज में करंट सेम बहती है। अगर करंट सेम बहेगी तो ये भी पक्का है कि चार्ज भी सेम फ्लो होगा। तो अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराई जाए 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, मान लीजिए ये वाला सेल में निकल सल्फेट है, इस वाले में कॉपर सल्फेट है और यहाँ पे कोबाल्ट सल्फेट है। आपने 3 अलग अलग ले लिए और इसको सीरीज में जोड़ दिया। देखिए इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, फिर इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, और ये बाहर से आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, वो कहता है कि होगा ये है कि जो भी मास डिपॉजिट होगा निकल का, यहाँ पे निकल का मास डिपॉजिट होगा, यहाँ पे कॉपर का मास डिपॉजिट होगा। कॉपर का कहाँ डिपॉजिट होगा, नेगेटिव वाले पे। निकल का कहाँ डिपॉजिट होगा, नेगेटिव वाले पे। कोबाल्ट का कहाँ डिपॉजिट होगा, कोबाल्ट प्लस का, नेगेटिव वाले पे। तो जो भी मास इन तीनों का डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। यानी वॉट एवर मास डिपॉजिटेड ऑन निकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वॉट एवर मास डिपॉजिटेड ऑफ कॉपर वो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। कोबाल्ट का कितना मास डिपॉजिट होगा अपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे। तो अगर हम इसको सबको नीचे करें तो यहाँ भी एक कांस्टेंट मिलेगा, इसको नीचे करें यहाँ भी कांस्टेंट, वही कांस्टेंट, इसको नीचे करें यहाँ भी एक कांस्टेंट, तो सारे कांस्टेंट इक्वल होंगे। दिस इज द डिनोशन फॉर
क्या सेकेंड लॉ ऑफ फेराडेज, यानी एम आई एन आई अपॉन जेड एन आई, एम आई सी यू अपॉन जेड सी यू, एम आई एम सी यू ऑफ जेड सी यू। इसको ऐसे भी कह सकते हैं M1 Z1 इज इक्वल टू M2 Z2 इज इक्वल टू M3 Z3, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मैं, आप जानते हैं कि Z की जगह अगर Z को Z होता है कितना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अपॉन 96500, तो आप वो सबका 96500 कट जाएगा। अगर मैं E लिखूं तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, ये ऐसे लिखा जा सकता है कि M ऑफ क्या, ये ऐसे लिखा जा सकता है, अगर आप देखें तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि M ऑफ M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन E2 इज इक्वल टू M3 अपॉन E3। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंड लॉ क्या है, M1 अपॉन E1 इज इक्वल टू M2 अपॉन E2 इज इक्वल टू M3 अपॉन E3। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा। एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद आज का सेशन हम ख़त्म कर रहे हैं। न्यूमेरिकल ये कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 20 मिनट्स, अच्छी बात है, टाइम 20 मिनट्स दिया हुआ है, विद द करंट ऑफ 2 एम्पियर, और करंट आई की वैल्यू 2 एम्पियर दी हुई है। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड, तो कैथोड निगेटिव होता है, उस पर पॉजिटिव वाला डिपॉजिट होता है, सिल्वर डिपॉजिट होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था साहब, तो आपने कहा कि मास निकालने के लिए कितना डिपॉजिट हुआ है, तो M इज इक्वल टू ZIT होता है, ZIT होता है, और अगर ZIT होता है तो Z जो किसका, Z आपको रखना है किसकी, Z की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, आपको सिल्वर नाइट्रेट का 108 आपको क्या पता हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का एटॉमिक मास कितना 108, तो सिल्वर का एटॉमिक मास 108, और 108 को अगर आप 96500 से डिवाइड करोगे, यानी कि आप अगर एटॉमिक मास को इससे डिवाइड करोगे तो Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो लो जी, Z की वैल्यू मिल गई, तो Z की वैल्यू हो गई 108 अपॉन 96500, और करंट कितनी, करंट 20, करंट को मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम कितना 2, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और 20 मिनट्स को एक्चुअली इन्होंने सेकेंड्स में बदला है, ये ध्यान रखिएगा। तो 20 मिनट्स को आप सेकेंड में बदलोगे तो जो इसका पहला, तो कितना, ये वाला पार्ट नहीं, आप इधर वाला पहले पार्ट करिए। फिर से मैं इस बात को समझाता हूँ कि एक सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था, 20 मिनट के लिए करंट फ्लो करी गई, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर थी, बताइए कितना सिल्वर का मास डिपॉजिट होगा। तो सबसे पहले इन्होंने Z निकाल दिया, Z निकालने का फॉर्मूला मोलर मास ऑफ Ag अपॉन 96500, तो ये Z की वैल्यू आ गई, एम्पियर की वैल्यू 2 एम्पियर, टाइम कितना सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, तो IOT की वैल्यू कितनी हो गई, I की वैल्यू 2 एम्पियर और T की वैल्यू 2400 हो गई, वही यहाँ पे पुट कर दिया, Z की वैल्यू ये वाली पुट कर दी, और IT की वैल्यू 2400 पुट कर दी, और इसको कैलकुलेट कर लिया तो 2.68 ग्राम आंसर आ गया। पहले ये वाला पार्ट है, फिर ये वाला पार्ट है। तो दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू टैकल विद द न्यूमेरिकल्स। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म होता है, तो आप अपने नोट्स बना लेंगे, और जो मैंने शीट भेजी है वो कर लेंगे होमवर्क में। एनी टाइम योर कॉपीज़ में बी आस्क्ड। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।